जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज बेहद आपका स्वागत करता हूं अपने सेकंड लेक्चर में। जैसे मैंने आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा और वो कुछ ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी जो आपको एयरमैन एग्ज़ाम में, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्ज़ाम में सहायता करेगा, हेल्प करेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ है ग्रेट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स को अगर हम देखते हैं तो कई साइंटिस्टों के बारे में हमने पढ़ा और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक एक करके सारे साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशंस उनके पढ़ेंगे। चलिए हम पहली स्लाइड्स पे आते हैं। पहली स्लाइड्स हमारी क्या दिखा रही है? ये बता रही है सबसे बड़े साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन के बारे में। इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए फिज़िक्स में और हमें आज इनसे प्रेरणा मिल रही है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है कि हम भी ट्राई करें फिज़िक्स में। जैसे इन्होंने पहला लॉ दिया, लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो लॉज ऑफ मोशन आप जानते ही हो क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक, तो जितने भी लॉज हैं आपने पढ़े हैं। हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे सारे लॉ, बस हमें ये जानना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इससे न्यूटन की बात अगर हम करते हैं तो पहला उनका लॉ है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड उन्होंने बात की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो बॉडी के बीच में फोर्स अट्रैक्ट करती है तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है पोल पे, इक्वेटर पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कितनी लगेगी, पोल पे कितनी लगेगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमें पता चला और जिसके बारे में हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड है लॉ ऑफ कूलिंग, और लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब है ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैलोरी मीटर में, जिसमें आपको पढ़ने को मिला था कि कोई भी एक बॉडी हीट रिलीज़ करती है सराउंडिंग में और एक टाइम ऐसा आता है बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या सेम हो जाता है। तो याद रखिएगा सर इसैक न्यूटन सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने 3 सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन किए फिजिक्स में। हमारे वर्ल्ड को मिला, नए लॉ मिले, नए जीवन मिला, एक तरह से नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला और एक फिजिक्स सब्जेक्ट तैयार हुआ। वो था पहला लॉ ऑफ मोशन, दूसरा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड था लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये थे सर इसैक न्यूटन। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है गैलीलियो। गैलीलियो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल फिज़िक्स के बारे में हमें बताया, जिससे के वजह से हमने सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। ठीक, कैसे सन बना, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, ये सारी चीज़ें। चलिए, गैलीलियो ने एक और अच्छा काम किया था, एक और अच्छे प्रिंसिपल दिया हमें, वो था इनर्शिया। अगर गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में नहीं बताया होता तो शायद सर इसैक न्यूटन भी हमें लॉ नहीं दे पाते जो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ हमें दिए, क्योंकि इन्होंने बताया इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इन्होंने बताया इनर्शिया वो बॉडी है जो रेस्ट पे भी रहती है, मोशन में भी रहती है और डायरेक्शन में भी रहती है। इनर्शिया इन्होंने क्या बताया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। फिर उन्होंने क्या बताया मोशन के बारे में इनर्शिया का? इन्होंने कहा अगर कोई बॉडी मोशन में है
वो तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो ऐसी बॉडी जो अपने से खुद से अपनी पोजीशन ना बदल सकें वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे इनर्शिया। क्या कहलाएंगे? इनर्शिया। डायरेक्शन की बात अगर करते हैं तो इसको चलिए हम एक उदाहरण एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे आप ऑटो में बैठते हैं, जैसे ही ऑटो ने या कार ने या बस ने या ट्रेन ने टर्न लिया, लेफ़्ट लिया या राइट लिया, आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में झुक जाती है। उसको बोलते हैं इनर्शिया एट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो गैलीलियो ने हमें रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन को तीनों को एक वर्ड में, एक टर्म में, एक लॉ में पढ़ने के लिए बताया। वो लॉ बनाया, प्रिंसिपल बना इनर्शिया। और इनर्शिया के वजह से ही न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपने अगर पढ़ा है तो याद रखिएगा वो किस पे बेस्ड है? वो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड है। तो गैलीलियो वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स की स्टार्ट किया। ठीक, फिजिक्स एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया और गैलीलियो से ही प्रेरित होते हुए हमारी तरह एक नाजुक से बच्चे थे आइजैक न्यूटन, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने अपना एक लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड था? गैलीलियो के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। और वो लॉ का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और इसी तरह एक नए साइंटिस्ट के बारे में और हम पढ़ते हैं, जानते हैं उन्होंने क्या इन्वेंशन दिए, क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में। वो है तीसरे कैपलर्स। कैपलर्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सारे प्लैनेट्स के बीच में उनकी रोटेशन कैसी होती है, रिवॉल्यूशन कैसे होता है, वो क्यों अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं। चलिए, तो कैपलर साइंटिस्ट ने हमें लॉज बताए, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन लॉज में हमें क्या पढ़ने को मिला कि हर प्लैनेट सन के चारों ओर रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है। तो वो क्यों अपने ऑर्बिट में होता है रिवॉल्व? ठीक, क्यों नहीं सन से टकराता है, क्यों नहीं सन उसे अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो क्यों इक्वल लगती है, कितना समय लगता है प्लैनेट को सन के चारों ओर घूमने में, कितने दिन लगाते हैं वो, कितना रिवॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें कैपलर्स ने बताई। इसीलिए कैपलर्स के लॉ हम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, तो हमने 3 लॉ साइंटिस्ट के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। पहला आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए, है ना, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया। तीसरा उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया। सेकंड जो साइंटिस्ट थे हमारे वो गैलीलियो थे, और गैलीलियो ने किसके बारे में बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इन्वेंशन जो उनका था वो क्या था? इनर्शिया था। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया। तो सिर्फ गैलीलियो के बारे में जब पूछे तो बस याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया आप। कैपलर्स ने किसका लॉ दिया? कैपलर ने दिया प्लैनेटरी मोशन का, कि क्यों प्लैनेट सारे एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन है इनका, कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, क्यों दूसरे डायरेक्शन में भी घूमते हैं। जैसे आप जानते हो वीनस, सारे प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, तो वीनस वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई? कैपलर्स ने बताई। चलिए, इनकी तरह एक और हम नए साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम है पास्कल। सर आइजैक पास्कल ने जो लॉ दिया वो था लॉ ऑफ प्रेशर। इन्होंने लॉ ऑफ प्रेशर में क्या बताया? पास्कल ने बोला कि प्रेशर में हम जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर क्या होगा? उतना ही कम होता जाएगा। कहने का मतलब है, इन्होंने बताया कि अगर 2 टनल्स लेते हैं, एक नैरो ले लिया, एक वाइड ले लिया, और इसमें लिक्विड फिल है। ठीक, क्या फिल है? लिक्विड फिल है।
इस पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर हम कैसे लगाएं, मान लीजिए हीट कर रहे हैं इसके मॉलिक्यूल और उनके अंदर का एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और जब वो इंक्रीज़ हो रही है तो ये धीरे हीटेड होते होते किधर भाग रहे हैं, ऊपर भाग रहे हैं। और यहाँ से हमने ऊपर से एक फ्लास्क से बंद किया हुआ है इसे, तो इसमें क्या आएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम वाइड कर दें ट्यूब या नैरो कर दें, उसके वॉल्यूम का प्रेशर पे अंतर पड़ेगा। प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। अगर जितना हम कम वॉल्यूम रखेंगे प्रेशर उतना ही तेज़ लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और जितना ही ज़्यादा हम वॉल्यूम रखेंगे प्रेशर उतना ही कम लगेगा, वीक रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में जो लॉ दिया पास्कल ने वो हमेशा लगता है। तो हम जितने भी फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, उस सब में क्या लगता है, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर लगता है, जो किसने दिया, पास्कल में हमें पढ़ने को मिला, साइंटिस्ट पास्कल जी ने। नेक्स्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आप सबको पता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बताइए, मन में सोचिए क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये पढ़ने को हमें मिला था कि अगर देखिए, अगर ये लिक्विड है और कोई बॉडी इस पे फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो उसका वेट जो इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड का मतलब है जितनी वो बॉडी पानी के अंदर है और जितनी बॉडी पानी के बाहर है, दोनों का वेट क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। और ये चीज़ हमें किसने बताई, आर्किमिडीज ने बताई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी पे हमें पढ़ने को मिला, और तब हमें पता चला कि हम गलत थे कि हम सोचते थे कि आधी बॉडी हमारी पानी के अंदर है तो उसका वेट अलग होगा, और आधी बॉडी पानी के बाहर है उसका वेट अलग होगा। इन्होंने बताया ऐसा नहीं है, जितनी बॉडी हमारी इमर्ज्ड होगी, पानी के अंदर होगी, और जितनी बॉडी पानी के बाहर होगी, दोनों का वेट क्या होगा, इक्वल रहेगा। इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें पढ़ने को मिला, और आर्किमिडीज के इस सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे आज आप शिप्स, हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रिवर्स में, वो आज हम इन्हीं के वजह से, इन्हीं के लॉ पे वो बेस था। तो इसको याद रखिएगा, जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शिप्स से, हम जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये चीज़ आज इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि ये लॉ जो आर्किमिडीज ने दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन्हीं के सिद्धांत पे ये चीज़ बनी। तो ये आज आपने ये भी सीखा कि फिजिक्स ने कहीं ना कहीं हर फील्ड में हमारी मदद की है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, क्या है, एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आर्किमिडीज के बाद आते हैं हेनरी कैवेंडिश। अब इनका नाम आप लोग को याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो सॉरी, कहते हो कि ये नहीं पूछेगा कभी, लेकिन साइंटिस्टों के बारे में पूछता है। तो हेनरी कैवेंडिश का नाम आप मत भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं ने ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो सिंबल है कैपिटल जी आप पढ़ते हो, ठीक इन्हीं ने निकाला था कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -31 होती है। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट को किसने चुरा लिया था, न्यूटन ने चुरा लिया था। और न्यूटन ने बोल दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी खोज है, जिसे हम जानते हैं कि हाँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें न्यूटन ने दिया। लेकिन एक्चुअली में किसने इस जी की वैल्यू निकाली थी, वो थे हेनरी कैवेंडिश। तो इनका नाम याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश। चलिए हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं डैनियल बर्नौली। डैनियल बर्नौली क्या थे, आपने बर्नौलिस थ्योरम पढ़ा था। बर्नौलिस थ्योरम क्या पढ़ा था आपने, बर्नौलिस थ्योरम में आपने ये जाना था कि अगर किसी भी हम ट्यूब की बात करते हैं तो जितना लिक्विड, जितना फ्लूइड उसमें एंटर करेगा, उतना ही उसमें क्या होगा, बाहर निकलेगा। प्रेशर से, वॉल्यूम से उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ ट्यूब मैंने बनाया तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है,
आपको स्पेस ज़्यादा दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर जब फ्लूइड आएगा तो उसका प्रेशर या वॉल्यूम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आपने अभी तो पढ़ा है कि जितना वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना कम होता जाएगा, है ना, जितना कम ट्यूब होगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन डैनियल बर्नौलीज ने अपना लॉ ला के ये क्लियर कर दिया कि नहीं, वॉल्यूम का कोई भी असर, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर पे, चाहे ट्यूब नैरो हो या वाइड हो, प्रेशर हमेशा हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बर्नौलीज थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम ये एग्ज़ाम में पूछता है कि एक्चुअली बर्नौलीज थ्योरम यानी बर्नौलीज फ्लूइड के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, डैनियल बर्नौलीज। ये मत सोचिएगा बर्नौलीज थ्योरम याद रखेंगे तो बर्नौलीज नाम आ जाएगा तो हमें याद रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको ऑप्शन इस तरह दे दे, डैनियल बर्नौली, ठीक, रॉबर्ट बर्नौली, फिलिप्स बर्नौली, जोसेफ बर्नौली, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूरा नाम याद रखिए, नाम है डैनियल बर्नौली। आई होप आपको अभी तक कई साइंटिस्टों के बारे में पता चला होगा, उनके लॉ के बारे में पता चला होगा, कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चला होगा। इनको याद भी करते चलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम साइंटिस्ट की रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज होने लगेंगे, आपको याद करने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए अभी ही मन में याद करते चलिए सारे लॉस को। इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने जिसके बारे में बताया वो थी फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या थी? इलास्टिसिटी का मतलब था अगर किसी, मान लीजिए रबड़ ही ले लीजिए, अगर हमने रबड़ ली है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक वस्तु ली है, बॉडी ली है, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच करते हैं तो इसका शेप और साइज बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं ये वापस अपने ही ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगा। तो इसके बारे में हमें किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया, और रॉबर्ट हुक ने ही स्ट्रेस के बारे में भी बताया, हमें स्ट्रेन के बारे में भी बताया, और बोला कि इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये सारा चैप्टर पूरा इलास्टिसिटी का किसकी देन है? हमें रॉबर्ट हुक की। अगर रॉबर्ट हुक ने इलास्टिसिटी के बारे में नहीं बताया होता तो आज ये चीज़ हमें पता ही नहीं चलती कि इलास्टिसिटी एक वैसा टॉपिक है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, जिसने हमें बताया कि फोर्स से हम किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वापस डिफॉर्मिंग फोर्स की हेल्प से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो रॉबर्ट हुक का नाम याद रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट पे आते हैं जिसका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ किसकी यूनिट होती है? ये तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। अगर फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, कुछ याद अगर आ रहा होगा, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में याद आ रहा होगा, वेवलेंथ याद आ रही होगी, तो ये सारा चीज़ आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल चैप्टर में पढ़ते हैं। फ्रिक्वेंसी की यूनिट आप हर्ट्ज़ याद करते हैं, लेकिन कभी भी आज तक आपने याद करने की कोशिश नहीं की कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट जो हर्ट्ज़ होती है वो किसने दी है। तो वो जो देने वाले इंसान हैं, वो जो देने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम आज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़। तो इनका नाम बहुत याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई पूछता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, हम बता देते हैं, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि इसको बनाने वाला साइंटिस्ट कौन है, किसने लॉ दिया है, तो उनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़ नाम है। क्या नाम है? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़। याद कर लीजिए, HRH, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़। बीच बीच में मैं आ भी रहा हूँ आपके सामने इसलिए कि याद रखिएगा मेरा चेहरा भी कि ये कौन है। मैं हूँ फिज़िक्स फैकल्टी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से शैलेंद्र त्रिपाठी, जो बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए रोज़ लेके आ रहा है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए याद रखना फिज़िक्स के में, कि आप पेपर में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस कर ही सकें, कि वो गलत आपसे ना हो। आई होप आपको सारे अभी तक जितने हमने साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा है याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए आगे हम नेक्स्ट साइंटिस्टों पे आते हैं और देखते हैं
कि क्या क्या नए साइंटिस्टों ने इन्वेंशन किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। चलिए प्यारे बच्चों, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली के तो बारे में तो आपको बहुत आसानी से याद रहता है, क्योंकि आप डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ते हैं। इन्हीं की मदद से हमें पढ़ने को मिला कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट का नेचर ड्वेल नेचर होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ही नहीं ट्रेवल करती, साथ में साथ वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी ट्रेवल करती है। लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के भी फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये सारी चीज़ें हमें जो पढ़ने को मिली वो डी ब्रॉगली इक्वेशन में मिला हमें। और इन्होंने जो थ्योरी दी वो थी ड्वेल थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर तो आप जानते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मैटर किस स्टेट्स में हो सकता है। तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या होते हैं? सॉलिड लिक्विड और गैस। मैटर क्या होता है? वो चीज़, वो बॉडी, वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो कहलाएगा आपका मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। चलिए हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं अपने, वो थी हाइजेंस थ्योरी। और हाइजेंस थ्योरी तो उसका प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, अगर आपको याद होगा। इस प्रिंसिपल में क्या पता पढ़ा था आपने वेव थ्योरी पढ़ी थी। और वेव थ्योरी क्या थी? वेव थ्योरी आपकी ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लाइट आती है, तो लाइट क्या किस फॉर्म में आती है, कैसी आती है? तो आपने पढ़ा था पैरेलल में आती है, ठीक, आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर में आती है, जिसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक। तो ये जो लाइट के बारे में और अच्छे से डिटेल में हमें पढ़ने को मिला, ये किन की वजह से पढ़ने को मिला? ये हाइजेंस साइंटिस्ट की वजह से पढ़ने को मिला। और इन्होंने जो लॉ दिया था वो था वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे इंडियन साइंटिस्ट, इनके बारे में तो आप कभी भूलना भी मत, सीवी रमन, क्योंकि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, ये अपना जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इंडिया में जब लोगों को बताया तो किसी ने इनका विश्वास नहीं किया, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी दुनिया को बताया तो बाहर के साइंटिस्टों ने इनका अप्रिशिएशन किया और इनको बताया कि इंडिया के पहले साइंटिस्ट हैं ये ऐसे, जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया कि लाइट स्कैटर्ड क्यों होती है, क्यों रेनबो फॉर्म होता है, क्यों वाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 कलर्स में वो अलग हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें बताने वाला कौन है? ये है एक इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन। कौन है ये इंडियन साइंटिस्ट? सीवी रमन, विबग्योर, ठीक। प्रिज्म के बारे में ज़रूर न्यूटन ने बताया था यूज़ करना कि यहाँ लाइट पड़ेगी तो इसमें से रेनबो बनेगा, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल और अच्छे से किसने बताया? ये बताया था सीवी रमन ने। इन्होंने बोला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 के, ठीक। तो ये फॉर्मूला है सीवी रमन की हेल्प से हमें मिला, मदद से इनके मिला। और फिर थोड़ा इसके बारे में लॉर्ड रेग ने एक्सप्लेन किया, LIGH, लॉर्ड रेंग, इन्होंने और एक्सप्लेन किया और आपको पढ़ने को मिला। तो भूलिएगा मत कि इंडियन साइंटिस्ट, पहले इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया। चलिए मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, सारे लॉ एक ही जगह मिल रहे हैं, साइंटिस्टों के बारे में जानने को मिल रहा है आपको। बेटा इस वीडियोस को आप बहुत देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरा अप्रिशिएशन बढ़ाइए कि मैं और नेक्स्ट वीडियो लाऊं, और एनर्जेटिक लाऊं, और अच्छी लाऊं। आप लोग प्लीज़ मेरे इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है आइंस्टीन। बहुत नाम सुना है इनका आपने, आइंस्टीन थ्योरी पढ़ी, रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी, E=mc², फोटो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, फोटोन्स के बारे में पढ़ना है, P=SC जो फोटोन्स होता है, E=mc², रिलेटिव थ्योरी पर हमने पढ़ी। ये सारी थ्योरी किसने दी है? आइंस्टीन ने दी है।
और आइंस्टीन के लॉ आप बहुत याद रखिएगा अच्छे से कि रिलेटिविटी थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसकी देन है? आइंस्टीन की देन है। आइंस्टीन बहुत न्यूटन की तरह ही बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, क्योंकि E=mc² की मदद से ही हमको पता चला कि एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चाहे हम एनर्जी के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ें, चाहे फिजिक्स में पढ़ें, हमें पता चला कि एनर्जी कभी भी ना ही बनाई जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए आइंस्टीन का भी नाम बहुत फेमस हुआ पूरी दुनिया में, और हम इनके बारे में अभी भी अप्रिशिएशन करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ के बारे में बताया जो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, मज़ा आ रही होगी आप लोग को पढ़ने में। आई होप इसी तरह मैं और लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँ। इसके लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, और कमेंट करके अप्रिशिएशन ज़रूर करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत को प्लीज़ वेस्ट ना होने दीजिए। आप कमेंट करिए, अप्रिशिएट करिए, जिससे कि मैं और अपने लेक्चर्स लाऊं। ठीक, चलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? थॉमस यंग। थॉमस यंग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चैप्टर यूनिट आपने पढ़ी होगी, लेकिन कभी ये जाना है कि किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये दिया था थॉमस यंग ने। तो इंटरफेरेंस में क्या हमको पढ़ने को मिला था? इंटरफेरेंस में आपको ये पढ़ने को मिला था कि लाइट पोलराइज्ड क्यों होती है, अनपोलराइज्ड क्यों होती है। ठीक, तो थॉमस यंग का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमको अभी साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में याद रखना है। तो वो थॉमस यंग थे जिन्होंने हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड है स्नेल। स्नेल क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने ही बताया कि क्यों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कैसे बेंड होती है। ठीक, अगर स्नेल्स लॉ ने हमें नहीं बताया होता तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पढ़ने को नहीं मिलता। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? अगर आपको याद होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को एक सिंबल से n से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स ने हमें अपना स्नेल्स लॉ दिया, और इनके लॉ के वजह से ये सिद्ध हुआ, ये क्लियर हुआ कि क्यों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक, तो एक मीडियम दूसरा मीडियम मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, जो आपने पढ़ा है। तो स्नेल्स को भूलिएगा मत, ये बहुत मशहूर थे, और इनके वजह से ही थोड़ा हमें लाइट के बारे में और जानने को मिला कि लाइट क्यों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक, चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वो है मैक्स प्लैंक। प्लैंक, अभी तो मैंने बोला था प्लैंक कांस्टेंट है ना, h, और h की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में जो बताने वाले थे वो प्लैंक थे खुद। उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, और क्वांटम थ्योरी आप जानते हैं मॉडर्न थ्योरी कहलाती है, जिसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। और तब इन्होंने बताया कि लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी नहीं, ये फोटोन्स के फॉर्म में अर्थ पे आती है। किसके फॉर्म में आती है? फोटोन्स के फॉर्म में आती है। और प्लैंक की ने लाइट की थ्योरी को और थोड़ा ब्रीफली ओपन किया हमारे सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने में, कि लाइट आप छोटा सा एक टॉपिक बस समझिए कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। नहीं, लाइट कई फॉर्म में आती है, और वो सबसे बड़ा फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, फोटॉन्स, एनर्जी। जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या इन्वेंशन किया हमारे फिजिक्स में, फिजिक्स को कहाँ स्टेटस तक लेके गए, इसका क्या लेवल उन्होंने सेट किया। वो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? चलिए आपकी स्लाइड पे है, देखिए, वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल नहीं तो कई लॉ दिए जिसकी वजह से कई ब्रांच फिजिक्स की बनी, और वो फिजिक्स की कई ब्रांचेस क्या है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एक ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर आपने राइट एंड थंब रूल के बारे में पढ़ा मैक्सवेल के, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन्होंने बताई करंट कैरिंग कंडक्टर में। अगर मैक्सवेल नहीं आते तो आज हमें पता भी नहीं चलता कि कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है।
मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सर्कुलर पाथ क्यों होता है, क्यों नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई। कि कंडक्टर को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, कंडक्टर को हम वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं तो क्या डायरेक्शन होता है, ये सारी चीज़ मैक्सवेल ने बताई। तो प्यारे बच्चों, मैक्सवेल को मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सवेल भी आइंस्टीन न्यूटन की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, सीवी रमन की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। वैसे तो हमने जितने भी साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, या एनडीए एग्ज़ाम के लिए, या सीडीएस एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, ये सारे साइंटिस्ट आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन थे यार? माइकल फैराडे तो वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया होता तो आज हम जनरेटर, एसी और डीसी जनरेटर जो यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें लाइट मिलती है, लाइट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक, लाइट वाला नहीं, सनडेज वाली लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट की बात कर रहा था मैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपको आज मिली है वो माइकल फैराडे के वजह से ही मिली है। इन्होंने बताया कि मैग्नेट की हेल्प से भी हम एक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस करंट को क्या कहते हो आप, इंड्यूस करंट कहते हो। और वो इंड्यूस करंट दो तरह से होती है, अगर उसका डायरेक्शन उल्टा है तो वो अल्टरनेटिव करंट कहलाता है, अगर उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है यानी वन वे है तो वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। तो फिलहाल याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने ही हमें जनरेटर दिया, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने को मिला, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इन्हीं से हमें पढ़ने को मिला कि कोई भी कंपाउंड अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो आइंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो माइकल फैराडे को आप मत भूलिएगा, इनका इन्वेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मत भूलिएगा, जिसमें टेस्ला का बहुत बड़ा रोल था, और टेस्ला ने ही हमें आज एसी करंट के दी है, जिसके वजह से आज हम लोग इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने आपको क्या दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ते हो, राइट हैंड रूल पढ़ते हो, ठीक, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हो। तो फ्लेमिंग ने अपने दो रूल दिए, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, जो आपको किस में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अभी आपने पढ़ा फैराडे तभी जनरेटर के बारे में बता पाए जब उनको फ्लेमिंग के बारे में पता चला, फ्लेमिंग के ही लॉ को उनको यूज़ करके उन्होंने जनरेटर को अपने थ्योरी एक्सप्लेन किया हमें कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट प्रोड्यूस होगी दो मैग्नेट के बीच में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडे और फ्लेमिंग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर ये दोनों का एक का भी अगर साथ ना होता तो आज इतनी बड़ी इन्वेंशन ना हो पाती। चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारा लास्ट स्लाइड। ये लास्ट स्लाइड है ओम्स। ओम्स के बारे में आप जानते ही हो, क्या है ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको याद है, V = I/R। अगर ओम्स लॉ ना होता तो आज जितने भी आप वायर्स हैं, कॉपर्स वायर्स हैं, ठीक, एल्युमिनियम वायर हैं, जितने भी वायर हैं वो घर में कनेक्शन नहीं आ पाता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में नहीं जाती लाइट, और वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी ना होती, हम सारे हार्डवेयर की चीज़ें यूज़ ना कर पाते। और आज आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ओम्स लॉ को मत भूलिएगा। इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया V = I/R, रिलेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी रेजिस्टेंस, जिसका काम होता है करंट को अपोज करना। तो प्यारे मेरे बच्चों, ये थी मेरी कुछ स्लाइड्स आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ इसको देखिएगा बार बार और याद करिएगा कि कैसे हम बड़े साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन कंट्रीब्यूशन को याद रखते हैं। तो इस स्लाइड्स को आप देखिए, याद करिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेके आऊँगा और वो नेक्स्ट स्लाइड इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।